हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की जिसने इंसानी मन के अंधेरे और उजले पहलुओं को सबसे गहराई से उजागर किया। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी का सारांश। लंदन की पुरानी गलियों और धुंध से ढकी सड़कों में वकील मिस्टर अटरसन अपने मित्र डॉक्टर जेकिल के अजीब व्यवहार को लेकर परेशान है। लोग एक रहस्यमयी खतरनाक शख्स मिस्टर हाइड की चर्चा करते हैं जो बेरहमी से अपराध करता है और अचानक गायब हो जाता है। अटरसन को शक है कि कहीं हाइड डॉक्टर जेकिल पर दबाव डालकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सच सामने आता है। डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड एक ही इंसान है। डॉक्टर जेकिल एक सम्मानित डॉक्टर और वैज्ञानिक ने एक ऐसा पोषण दवा बना लिया जिससे वो अपनी बुरी प्रवृत्तियों को अलग कर सके। इस पोषण को पीने के बाद वो मिस्टर हाइड में बदल जाता, एक हिंसक, क्रूर और नैतिकता से परे इंसान। शुरुआत में जेकिल को ये खेल मजेदार लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी अच्छाई और बुराई को अलग अलग जी सकता है। दिन में वो सभ्य डॉक्टर रहता और रात में हाइड बनकर अपनी इच्छाओं को पूरा करता। लेकिन धीरे धीरे चीजें उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। हाइड और भी क्रूर, हिंसक और अनकंट्रोलेबल बन जाता है। इतना कि अब जेकिल बिना पोषण पिए भी कभी कभी हाइड में बदल जाता है। सबसे बड़ा झटका तब आता है जब हाइड सर डैनवर्स कैरू नाम के एक सम्मानित नागरिक की हत्या कर देता है। अब जेकिल को समझ आता है कि उसने अपनी ही जिंदगी में एक राक्षस पैदा कर दिया है। जेकिल कोशिश करता है कि वो पोषण पीना छोड़ दे और हमेशा के लिए हाइड से छुटकारा पाले। लेकिन हाइड की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि वो उसे पूरी तरह से अपने वश में ले लेता है। कहानी के अंत में जब अटरसन और दूसरे लोग जेकिल के घर में दाखिल होते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। वहां डॉक्टर जेकिल नहीं बल्कि मरा हुआ मिस्टर हाइड पड़ा होता है। असल में जेकिल ने खुद को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता चुना ताकि हाइड का आतंक दुनिया में और आगे न बढ़े। दोस्तों, जब स्टीवेंसन ने ये किताब लिखी थी, विक्टोरियन सोसाइटी में मोरालिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीजें थी। लोग अपने पब्लिक इमेज को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मेंटेन करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पर्सनल डिजायर्स, फियर्स और वीकनेसेस छुपी रहती थी। यही कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी का आधार है कि इंसान के भीतर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो अंधेरे में छुपा रहता है। कहानी का केंद्र है डॉक्टर हेनरी जेकिल, एक हाईली रिस्पेक्टेड डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल और समाज में आदर प्राप्त व्यक्ति। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा पक्ष भी छुपा है जिसे वो सबके सामने नहीं ला सकता, और यही से जन्म लेता है उसका दूसरा रूप, मिस्टर एडवर्ड हाइड। ये दूसरा रूप पूरी तरह से उसके डार्क इंस्टिंक्ट्स, सप्रेस्ड डिजायर्स और अनकंट्रोल्ड इंपल्सेस का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का नैरेटिव हमें सीधे डॉक्टर जेकिल से नहीं मिलता, बल्कि उसके दोस्त और लॉयर मिस्टर अटरसन की आंखों से अनफोल्ड होता है। स्टीवेंसन ने डेलिबरेटली ऐसा किया ताकि सस्पेंस और मिस्ट्री धीरे धीरे खुले। मिस्टर अटरसन और रहस्यमयी मिस्टर हाइड से पहला परिचय। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर अटरसन से। वो लंदन का एक ड्राई, सीरियस लेकिन ट्रस्टवर्दी लॉयर है। वो अपने दोस्तों के प्रति वफादार है और खासतौर पर डॉक्टर जेकिल से उसका पुराना संबंध है। एक दिन वह अपने कजिन मिस्टर एनफील्ड के साथ वॉक कर रहा होता है। एनफील्ड उसे एक अजीब घटना बताता है। एक छोटा सा आदमी, बहुत ही भयावह पर्सनैलिटी वाला, ने रात के अंधेरे में एक छोटी सी लड़की को बुरी तरह से कुचल दिया। ये घटना लंदन की एक सुनसान गली में हुई थी। एनफील्ड और बाकी लोग जब उस आदमी को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर हाइड है। हैरानी की बात यह थी कि हाइड ने इस घटना को सेटल करने के लिए एक चेक दिया जो डॉक्टर जेकिल के नाम से साइन किया गया था। यहां से अटरसन के मन में शक और क्यूरियोसिटी जागती है।
डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का कनेक्शन क्या है? कैसे ये रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक आदमी से जुड़ा हो सकता है? सस्पेंस और डर का माहौल। स्टीवेंसन की राइटिंग स्टाइल गॉथिक है, यानी हर सीन में एक तरह का अंधेरा, रहस्य और डर छाया रहता है। हाइड का वर्णन हमेशा ऐसा किया गया है कि वो ऑर्डिनरी दिखता नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती है। उसे देखने के बाद हर कोई कहता है कि उसके चेहरे में कुछ इनह्यूमन है, पर कोई साफ साफ नहीं बता पाता कि क्या। अटरसन, बीइंग अ लॉयर, लॉजिकल आदमी है। वो इस बात से परेशान हो जाता है कि कहीं डॉक्टर जेकिल को इस अजीब आदमी ने ब्लैकमेल तो नहीं कर रखा, क्योंकि जेकिल ने अपनी विल, वसीयत में साफ लिखा था कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो कहीं गायब हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर हाइड को मिल जाएगी। ये बात अटरसन को और डराती है। डॉक्टर जेकिल का पहला अपीयरेंस। जब अटरसन जेकिल से इस बारे में बात करता है तो जेकिल थोड़े असहज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मामला उनके लिए बहुत पर्सनल है और अटरसन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हाइड की ओर से भी कुछ डिफेंडिंग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि हाइड को लेकर लोगों में घृणा और डर होना स्वाभाविक है। जेकिल की बातों से अटरसन को क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि और कंफ्यूजन बढ़ता है। वो रिजॉल्व करता है कि वो हाइड के बारे में खुद पता लगाएगा। हाइड का असली रंग सामने आना। कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हाइड की असली नेचर सामने आने लगती है। वो सिर्फ एक छोटे मोटे इंसिडेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब हाइड एक रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर डैनवर्स कैरू की नृशंस हत्या कर देता है। ये हत्या इतनी ब्रूटल थी कि लंदन की पूरी सोसाइटी हिल जाती है। हाइड अब एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पीछे कोई ठोस ट्रेसेस नहीं मिलते। उसकी जगह, उसकी पहचान, सब कुछ धुंधला सा रहता है। और डॉक्टर जेकिल इस पूरे मामले में अचानक खुद को हाइड से अलग करने की कोशिश करते दिखते हैं। ड्युअलिटी का कॉन्फ्लिक्ट, यही तक कहानी अनफोल्ड होती है। यानी डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का रहस्यमय रिश्ता सस्पेंस बनाकर रखा जाता है। एक तरफ जेकिल, जो एक नोबल डॉक्टर है, सोसाइटी का सम्मानित मेंबर है। दूसरी तरफ हाइड, जो हिंसा, क्रुएल्टी और प्योर ईविल का प्रतीक है। यहां स्टीवेंसन हमें प्रिपेयर कर रहा है उस शॉकिंग रेवलेशन के लिए कि ये दोनों दरअसल अलग अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही इंसान के दो चेहरे हैं। लेकिन वो ये सच तुरंत नहीं बताता, बल्कि धीरे धीरे रीडर को उस डर और रहस्य में डुबो देता है। फिलोसोफिकल इंसाइट, ये भी समझने को मिलता है कि इंसान की नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, लेकिन जब बुराई को दबाया जाता है तो वो कभी कभी और ज्यादा ताकतवर रूप में बाहर आती है। हाइड जेकिल की सप्रेस्ड डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स का एम्बॉडीमेंट है। स्टीवेंसन यही संदेश देता है कि इंसान अगर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस नहीं करता तो वे उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जेकिल भी यही गलती करता है। वो हाइड को क्रिएट करके अपनी डिजायर्स को एक अलग आइडेंटिटी देना चाहता है, लेकिन जल्द ही ये क्रिएशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। लंदन का माहौल और भी भारी और रहस्यमय हो चुका था। सर डैनवर्स कैरू की हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया था। ये हत्या सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, बल्कि विक्टोरियन सोसाइटी की उस सुरक्षा की दीवार को तोड़ने जैसा था जिस पर लोग गर्व करते थे। मिस्टर हाइड अब पूरी तरह से लॉ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। हर अखबार उसकी तस्वीरें छाप रहा था, हर पुलिस वाला उसकी तलाश में था और हर नागरिक उसके नाम से कांप रहा था। मिस्टर अटरसन, जो पहले ही हाइड को लेकर परेशान था, अब और ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी सोच ये थी कि कहीं डॉक्टर जेकिल किसी गहरे ट्रबल में न हो। अटरसन ने धीरे धीरे अपने ध्यान को इस दिशा में लगाया कि आखिर जेकिल और हाइड का रिश्ता क्या है। जब वो जेकिल के घर गया तो उसने पाया कि डॉक्टर बहुत कमजोर, थके हुए और परेशान से दिख रहे थे। जेकिल ने अटरसन से ये कहकर उसे दिलासा दिया
कि अब उसका हाइड से कोई लेना देना नहीं है और वो इस आदमी से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। उन्होंने कहा कि हाइड अब कभी वापस नहीं आएगा और वो खुद एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत में ये सुनकर अटरसन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में बनी रही, क्योंकि वो जानता था कि एक बार कोई आदमी इतनी गहरी बुराई में उतर जाए तो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। समय बीतता गया और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया। डॉक्टर जेकिल फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलते, डिनर पार्टीज करते और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में जुट गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सचमुच हाइड को पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन दोस्तों, यही तो इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। जब बुराई को दबाया जाता है तो वो और भी गहराई से लौटती है। धीरे धीरे ये बदलाव आने लगा। जेकिल ने फिर से अपने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी हालत और भी कमजोर होती गई। उनके सर्वेंट्स और घर के लोग भी ये महसूस करने लगे कि कुछ अजीब हो रहा है। खासकर उनके बटलर पूल को अक्सर ये लगता कि घर के अंदर जो व्यक्ति है वो हमेशा जेकिल नहीं होते। पूल की आंखों में डर और कंफ्यूजन साफ झलकने लगा। एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टर जेकिल ने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लिया। उन्होंने अपने कमरे में ताला लगा लिया और बाहर निकलना बंद कर दिया। उनके दोस्तों और सर्वेंट्स के लिए ये और भी शॉकिंग था, क्योंकि जेकिल एक सोशल व्यक्ति थे जो लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। अटरसन बार बार उनसे मिलने की कोशिश करता, लेकिन या तो दरवाजा बंद रहता या फिर कोई अजीब सी आवाज पीछे से आती जो कहती कि डॉक्टर जेकिल किसी को नहीं मिल सकते। इस रहस्यमय साइलेंस ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब हम आते हैं कहानी के उस क्रूशल हिस्से पर जहां हाइड का डर और भी गहरा हो जाता है। ये साफ होने लगता है कि जेकिल और हाइड के बीच का रिश्ता सिर्फ ब्लैकमेल या फ्रेंडशिप का नहीं है, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर है। अटरसन और बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद जेकिल को हाइड ने किसी अजीब से रहस्य में फंसा रखा है, लेकिन असली सच्चाई तो और भी चौंकाने वाली थी। कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ आता है डॉक्टर लैनियन के एंट्री से। डॉक्टर लैनियन जेकिल और अटरसन दोनों के कॉमन दोस्त हैं और खुद भी एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। लेकिन अचानक लैनियन बहुत बीमार पड़ जाते हैं। अटरसन जब उनसे मिलने जाता है तो वो शौक में देखता है कि लैनियन पहले से ही मौत के करीब लग रहे हैं। उनका चेहरा डर और चिंता से भरा है, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखें देख ही न पाए। लैनियन अटरसन से साफ कहते हैं कि वो अब जेकिल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनका कहना होता है कि जेकिल के एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक ऑब्सेशंस ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वो लौट नहीं सकते। और कुछ ही दिनों में लैनियन की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो एक लेटर छोड़ते हैं जो अटरसन को सिर्फ जेकिल की मौत या गायब होने के बाद ही खोलना चाहिए। ये लेटर असल में कहानी के सबसे बड़े सीक्रेट्स को छुपाए हुए था, लेकिन उस समय अटरसन को इसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। इधर जेकिल का हाल और बिगड़ता गया। वो पूरी तरह से अपने कमरे में कैद हो गए। सर्वेंट्स को भी उनका चेहरा देखने की अनुमति नहीं थी। कभी कभी कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई इंसान गहरी पीड़ा से गुजर रहा हो। कभी आवाज गहरी और भारी होती, कभी अचानक से पतली और तेज। पूल को यकीन हो गया था कि अंदर कोई और आदमी है, कोई ऐसा जो डॉक्टर जेकिल जैसा नहीं लगता। यह सस्पेंस इतना बढ़ गया कि पूल ने आखिरकार अटरसन को बुलाया। उसने कहा कि उसे लगता है कि डॉक्टर जेकिल की हत्या हो चुकी है और उनकी जगह कोई और आदमी कमरे के अंदर छिपा हुआ है। अटरसन और पूल ने मिलकर उस लॉक्ड रूम का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। कमरे के अंदर जमीन पर एक छोटे कद का आदमी पड़ा था, वही मिस्टर हाइड, लेकिन वो अब मर चुका था और उसके हाथ में एक शीशी पड़ी थी जिसमें जहर बचा हुआ था। यहां पर रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि हाइड तो मर चुका था, लेकिन डॉक्टर जेकिल कहाँ थे?
कमरे में उनकी कोई निशानी नहीं थी। अटरसन को वहां जैकिल की कुछ चिट्ठियां और एक बड़ा कॉन्फेशन डॉक्यूमेंट मिला, जिसे उन्होंने उसी समय पढ़ना शुरू किया। पार्ट 2 यहां क्लाइमैक्स तक पहुंचकर रुकता है। हमें अब तक पता है कि हाइड और जैकिल का रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी बाकी है। ये लेटर और कन्फेशन उस शॉकिंग रियलिटी को उजागर करेंगे कि डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड दरअसल एक ही व्यक्ति है। माहौल हॉरर और मिस्ट्री से भरा हुआ है। हाइड की ब्रुटैलिटी, जैकिल का आइसोलेशन, लैनियन की सडन डेथ और सर्वेंट्स का डर, सब मिलकर कहानी को एक डार्क गॉथिक नाइटमेयर जैसा बना देते हैं। और यहीं से स्टीवेंसन हमें प्रिपेयर करता है उस ग्रैंड रेवलेशन के लिए। हेलो दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रहस्यमय और डरावने मोड़ पर आ चुकी है। कैसे हाइड नाम का शख्स बार बार समाज में आतंक मचाता है, कैसे जैकिल धीरे धीरे खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, और आखिरकार कैसे हाइड की लाश जैकिल के कमरे में पाई जाती है। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी है। अटरसन को जो दस्तावेज मिले थे, उन्हीं में वो कॉन्फेशन है जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अटरसन जब उस कॉन्फेशन को पढ़ना शुरू करता है तो उसकी आंखों के सामने डॉक्टर जैकिल का असली रूप खुलकर सामने आता है। जैकिल लिखते हैं कि वो हमेशा से दो इंसानों के बीच बंटा हुआ महसूस करते थे। एक तरफ वो एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर थे, जिनसे समाज उम्मीद करता था कि वो नियमों का पालन करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे और एक सज्जन की तरह जीवन जिएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर ऐसे डिजायर्स और इम्पल्सेस थे जिन्हें वो किसी के सामने दिखा नहीं सकते थे। विक्टोरियन सोसाइटी में मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे और कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी अगर अपनी गहरी इच्छाओं को बाहर दिखाता तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। जैकिल के अनुसार ये इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान की अच्छाई और बुराई को अलग किया जा सके। उन्होंने वर्षों तक एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला तैयार किया जिससे इंसान के भीतर की हिडन पर्सनैलिटी को अलग किया जा सकता था। यही वो मोमेंट था जब मिस्टर हाइड की उत्पत्ति हुई। पहली बार जब उन्होंने ये पोषण पिया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर सिकुड़ रहा है, चेहरे की बनावट बदल रही है और उनकी आत्मा पर से सारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर गई है। वो अब हाइड बन चुके थे, एक ऐसा प्राणी जिसमें सिर्फ बुराई, सेल्फिशनेस और डिजायर्स की पूर्ति की भूख थी। हाइड को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समाज क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा या मोरालिटी क्या कहेगी। वो पूरी तरह से फ्री था, लेकिन ये फ्रीडम इंसानियत को निगलने वाली थी। जैकिल बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन रोमांचक लगा। दिन में वो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर बने रहते और रात में हाइड के रूप में वो उन सारी एक्टिविटीज में शामिल हो जाते जिनकी कल्पना भी एक सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शन बन गया। हाइड और ज्यादा कंट्रोल लेने लगा। सबसे डरावना मोड़ तब आया जब हाइड ने सर डैनवर्स कैरो की हत्या की। ये मर्डर अचानक हुआ था, लेकिन इसने जैकिल की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके भीतर का ये दूसरा रूप सिर्फ डिजायर्स तक सीमित नहीं है, वो कैपेबल है किसी भी हद तक जाने का। उसी समय जैकिल ने कसम खाई कि वो हाइड को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, यही इंसान की ट्रेजेडी है। बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। जैकिल ने जब जब हाइड को दबाने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा हाइड भीतर से फूटकर बाहर आया। जैकिल के लिए ये एक एंडलेस बैटल बन गया। कभी वो जीतते, कभी हाइड, लेकिन हर बार हाइड थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होकर लौटता। कॉन्फेशन में जैकिल ये भी बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें बिना पोषण पिए भी हाइड बनने लगा। यानी अब ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। वो दिन में भी अचानक बदल जाते और हाइड का रूप ले लेते। यही कारण था कि उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था ताकि कोई उन्हें इस हालत में न देख पाए। उन्होंने डेस्परेटली बार बार नया पोषण बनाने की कोशिश की, लेकिन केमिकल सॉल्ट की प्योरिटी बदल चुकी थी। पुराने रिजल्ट्स दोबारा नहीं मिल रहे थे। जैकिल को एहसास हो गया
कि अब वो हमेशा के लिए हाइड में ट्रैप्ड हो सकते हैं। उनकी अंतिम लिखी पंक्तियों में यही भय झलकता है। वो लिखते हैं कि शायद जब ये कन्फेशन पढ़ा जाएगा तब तक वो पूरी तरह से हाइड में बदल चुके होंगे और जेकिल हमेशा के लिए खो चुका होगा। ये लेटर, ये कन्फेशन उनके अंतिम शब्द है। कहानी का अंत यही होता है। अटरसन और बाकी लोग ये समझ जाते हैं कि जेकिल और हाइड दरअसल एक ही इंसान थे, गुड और इविल का मिश्रण। जेकिल ने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और अपनी इनर डिजायर्स के चलते ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसकी जिंदगी और आत्मा दोनों को निगल लिया। ये कहानी सिर्फ एक गॉथिक हॉरर नहीं है, बल्कि एक गहरी फिलोसॉफिकल इनसाइट भी है। स्टीवेंसन हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जो अच्छाई की ओर खींचता है और दूसरा जो बुराई की ओर। हम चाहे जितनी भी सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी पाले, अगर हम अपने भीतर की डार्क साइड को कंट्रोल नहीं करते तो वो हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। हेलो दोस्तों, यही है इस क्लासिक कहानी की सबसे बड़ी सीख। हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान की ग्रेटनेस उसकी नॉलेज या पावर में नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ कंट्रोल में है। अगर हम अपनी इनर डार्कनेस को पहचाने और उसे बैलेंस करना सीखें, तभी हम सच में मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।